नमस्कार। खबर दोपहर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में अब बड़ी खबर सामने आई। 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमना सामना हुई, वहां से अब चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई। सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है। LAC पर गलवान घाटी में हिंसा वाले स्थल के पास से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रेलोकेशन पर सहमति जाहिर की और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर से ना हो पाए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास पैंगोंग लेक तक चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने हैं। जून के पहले हफ्ते में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर सैन्य लेवल पर बातचीत हुई। लेकिन 15 जून को इसी दौरान गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसने इसे कभी नहीं माना। तो वहीं चीन के साथ हालात और कोरोना को लेकर पूरे देश में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दो मसलों पर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से सवाल कर रही हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने देश की सरकार पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि देश की सरकार को साफ गोई दिखानी चाहिए, चाहे वह चीन का मसला हो या फिर कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले। केंद्र सरकार को दोनों मुद्दों पर अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए। क्योंकि रक्षा मंत्रालय सच नहीं बोल सकता। अब आप सोचिए, जब आप पिछले 15 दिन से कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा ही नहीं, तो वो पीछे क्यों जा रहा है? जब वो अंदर ही नहीं आया तो वो बाहर क्यों जा रहा है? और जब आपने पहली खबर ही झूठ बताई तो आपकी हम दूसरी खबर को भी सच क्यों माने? तो सरकार का विश्वास जो है लोगों के बीच में कम हुआ है। सरकार को सच बताना चाहिए। और सूत्रों के हवाले से एक देश की केंद्र सरकार अपने देश की जनता से क्यों बात कर रही है? केंद्र सरकार सामने आके बात करे। कोरोना के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये भी बोलना है कि कोरोना से लड़ना है, और आपको ये भी बोलना है कि कोरोना से डरना है। अगर आप ये कहेंगे कि कोरोना कुछ नहीं है, हमने कोरोना को हरा दिया, हम जीत गए, तो इससे सब अंधविश्वास फैलता है। लोग जो है बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बाहर निकलते हैं। और देखिए, आज हम विश्व में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और अगर जिस तरह से दिल्ली में और बॉम्बे में टेस्ट हो रहे हैं, अगर इस लेवल पे टेस्ट पूरे हिंदुस्तान में कराए जाएं, तो असली स्थिति ये सब लोग, जितने राजनेता हैं, डॉक्टर हैं, जानते हैं कि हमारी भारत की स्थिति क्या है। सिर्फ अब तक हम तीसरे नंबर पे इसलिए हैं क्योंकि बाकी राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, कर्नाटका है, यहाँ पे टेस्ट नहीं किए जा रहे। यहाँ पे आप कोरोना का टेस्ट कराना चाहेंगे तो टेस्ट नहीं करा पाएंगे आप। इस कारण ये स्थिति थोड़ी कम दिख रही है। वरना टेस्ट, ये जो कोरोना के केसेस हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं देश के अंदर। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी इसके अंदर अब आना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि एयर उन्होंने WHO से बोला है कि रूल जो रिवाइज किया जाए। देखिए, ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि कोरोना के विषय में WHO कोई सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। कई बार ये दावा हो चुका है कि तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा कि कोविड-19, नोटबंदी और GST से जुड़ी विफलताएं भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन का विषय होंगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना को 21 दिनों में पराजित करने से जुड़े एक बयान का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, भविष्य में कोविड-19, नोटबंदी और GST से जुड़ी विफलताएं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अध्ययन का विषय होंगी। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था। इस बार कोरोना का युद्ध जीतने में 21 दिन लगने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि इसे
21 दिन में जीत लिया जाए। पीएम ने कहा था कि महाभारत के समय श्री कृष्ण सारथी थे और इस बार 130 करोड़ महारथी मिलकर कोरोना को हराएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चीन से जुड़े मामले की जांच को लेकर शिवराज सरकार के एक मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह मंत्री के इस पत्र की अनुशंसा कर सीबीआई जांच के आदेश देंगे। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलने के बाद आयात में दी गई रियायतों के लिए तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ की भूमिका को संदिग्ध बताया और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कमल पटेल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र में कमल पटेल ने कहा कि चीन से सीमा विवाद के चलते कांग्रेस लगातार अनगर्ल बयान दे रही है। सीएम शिवराज के मंत्री ने कहा कि मीडिया से मिल रही सूचनाओं के आधार पर एवं तत्कालीन यूपीए सरकार के गहरे संबंध नकारे नहीं जा सकते। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के नाम पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मिली। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान पूर्व यूपीए सरकार का नरम रवैया इसी आर्थिक सहायता के कारण तो नहीं था। पिछले महीने कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। वहीं इसकी जानकारी स्वयं संबित पात्रा ने दी। उन्होंने बताया कि मैंने अपना प्लाज्मा दान किया। मैं खुद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था और फिर ठीक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि हमें दूसरों की जान बचानी चाहिए। इसी के साथ संबित पात्रा ने कोरोना वायरस से ठीक हुए दूसरे लोगों से भी अपील की कि वो प्लाज्मा दान कर दूसरे मरीजों की जिंदगी बचाएं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। राजधानी में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाएगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार की ओर से सुविधा दी जाएगी। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि जून के महीने में 100 में से 35 लोग कोरोना के मरीज होते थे, अब सिर्फ 11 लोग मरीज बचे हैं। दिल्ली में अब रोज़ 20 से 24 हज़ार के बीच टेस्ट हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में हमारी गुजारिश है कि लोग प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। सरकार की ओर से लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए फ़ोन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राजधानी में पहला प्लाज्मा बैंक खुल चुका है। दिल्ली में अब रोज़ 20 से 24 हज़ार के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी मैं देख रहा था ऐप के ऊपर, दिल्ली में इस टाइम कोरोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल, और उसमें से केवल 5100 बेड पे पेशेंट मरीज हैं। तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में मिला के केवल 5100 मरीज हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अस्पतालों में 6200 मरीज थे कोरोना के, आज कम होके एक हफ्ते में 5100 मरीज रह गए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने
कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया वो सभी तथ्यों पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने यह भी पूछा कि योगी सरकार कहती है कि अपराधी नहीं है, वो जेल में है, तो यह कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, प्रियंका जी ने जो डेटा दिया है वो पूरे तथ्यों पर आधारित है। पिछले एक हफ्ते में 50 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सामूहिक हत्या हुई हैं। जैसे प्रयागराज में 4 लोग एक ही परिवार के मारे गए, गाजियाबाद में पिता और पुत्री की गला रेत की हत्या हुई। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि अगर इसका डेटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और जो एनसीआरबी का भी डेटा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं, जो गैंगरेप की घटनाएं हैं और महिलाओं का मोलेस्टेशन और इस तरह की घटनाएं, उनमें भी जबरदस्त वृद्धि आई है। तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि जब वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के, और वो कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़े संख्या में अपराध को कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, असफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे। तो वहीं यूपी में कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी बिल्हौर समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 72 घंटे के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल में पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। विकास की गिरफ्तारी के लिए कानपुर मंडल की 60 और बाकी 30 लखनऊ स्तर से रवाना की गई, जो बीहड़ों से लेकर नेपाल बॉर्डर पर उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने विकास दुबे के पोस्टर नेपाल बॉर्डर और टोल प्लाजा पर चिपका दिए हैं। इस कड़ी में अब कानपुर शूटआउट मामले को लेकर विकास दुबे पर 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की इनाम राशि का ऐलान किया गया। हाँ, विकास दुबे के मामले पर यूपी सरकार पर चारों तरफ से हमले हुए, जिनमें विपक्षी पार्टियों का नाम मुख्य रूप से शामिल रहा। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने राज्य सरकार पर शब्द बाण चलाए। प्रमोद तिवारी ने पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम को देखा जाए तो पुलिस का किरदार भी शक के घेरे में आता है। साथ ही यह पूरी घटना राज्य सरकार के माथे पर कलंक की तरह है। उनके मुताबिक कहने और करने में बहुत अंतर है। मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही, इतनी बड़ी उसने घटना की, घटना करने के बाद उसके सभी साथी फरार हैं। निश्चित रूप से इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही तो ये शक और पुख्ता हो जाता है कि पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जानकारी देते रहते हैं या संपर्क में थे। ये खुद पुलिस का आज का केस है कि उन्हें पहले सूचना दे दी गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश में 5 साल की भाजपा सरकार पे कलंक के टीके की तरह हमेशा याद किया जाएगा। ये एक कहानी है जहां पुलिस ने पुलिस के साथ विश्वासघात किया। ये कहानी है जहां पुलिस के 8 आला अधिकारियों से लेकर नीचे सिपाही तक की नृशंस हत्या की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पर है तो पुलिस का फेल्यूर, है तो उत्तर प्रदेश का फेल्यूर। कहना आसान है, करना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में आज जंगल का राज है। तो वहीं जेडीयू नेता अजय आलोक ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना मरीजों की रिकवरी अच्छी है, लेकिन कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर आप अन्य देशों से तुलना करें और जितनी आबादी का घनत्व हमारे यहाँ है उस हिसाब से ये आंकड़ा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि जुलाई भर आंकड़े बढ़ते रहेंगे। हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है कि हम जल्दी पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। सजगता, सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ही बचाव है और कुछ नहीं। सब लोग सजग रहे।
ये सरकारी आंकड़ा तो ठीक है, रिकवरी दर बहुत अच्छी है, लेकिन संक्रमण भी हमारा इतना ही बढ़ रहा है। संक्रमण कोई घटा नहीं है। चिंता की विषय हमारे लिए वो है, लगभग 22,000, 23,000, 24,000 तक मरीज रोज दिन संक्रमित हो रहे हैं। चिंता का विषय वो है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। प्राइवेट स्कूलों की फीस का मामला है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई। एएनबी न्यूज़ के माध्यम से पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से डबल बेंच में यह चुनौती दी गई याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एएनबी न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से डबल बेंच में चुनौती दी गई याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। पेरेंट्स एसोसिएशन को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है और अब अगले सोमवार को मामले की सुनवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की फीस का मामला है। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की तरफ से पेरेंट्स को कोई राहत नहीं मिली और अब अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से डबल बेंच को चुनौती दी गई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें से पेरेंट्स एसोसिएशन को अभी तक हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और अब सोमवार को मामले की सुनवाई दोबारा होगी। चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे दर्शक एएनबी न्यूज़ के माध्यम से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मामला प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेरेंट्स एसोसिएशन को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, इसीलिए अगले सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। पेरेंट्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन दाखिल की थी, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। क्या है पूरा मामला? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स का इशू है, उनकी फीस को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिछले दिनों एक लंबी बहस हुई थी और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जो है वो पास किए थे, जिसमें सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों को अधिकार दे दिया गया था कि वो पेरेंट्स से 80% ये 100% फीस जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से एनुअल चार्ज की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन खर्चे की बात करें, वो भी 100% लेने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए थे। हालांकि उसके बाद जरूर जो एसोसिएशन है वो ये कहती नजर आई कि हम 88% फीस जो है वो पेरेंट्स से लेंगे। इसके अलावा 70% एनुअल चार्जेस जो है वो पेरेंट्स से लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 50% ट्रांसपोर्टेशन से लेंगे। लेकिन आज हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है उसके फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये चुनौती जो है वो हाई कोर्ट में दी गई थी। आज इस मामले के ऊपर सुनवाई हुई है। हालांकि सुनवाई के दौरान पेरेंट्स एसोसिएशन को कोर्ट से किसी तरह की राहत तो नहीं मिली, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन डिमांड कर रहा था कि उनको पिछले फैसले पर स्टे दें, लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से फिलहाल इनकार कर दिया। अब इस मामले में सोमवार को दोबारा से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं जो सभी पिछले मामले के बीच में प्रतिवादी थे उनको कहा गया है कि वो भी जो भी इस मामले में पार्टी बनना चाहता है, चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात करें चाहे सरकार की बात करें, तो वो अपनी याचिका जो है वो कोर्ट में दायर कर सकता है, जिसके बाद इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। तो अब इसमें सोमवार को सुनवाई होनी है। देखने वाली बात रहेगी कि सोमवार की सुनवाई के दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अपने पक्ष में क्या कहा जाता है। पेरेंट्स एसोसिएशन इसमें एक बात जो है वो विनीत जी, इसमें एक बात जो सोचने वाली है, पिछले इतने समय से तो लॉकडाउन है, क्या इन 3 महीनों का जो अमाउंट है, जो रकम है, उसमें जोड़ी गई है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम इस पूरे जब से लॉकडाउन लगा है तब से बात करें तो ओवरऑल सारी फीस का मसला ये निकल कर सामने आया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ये बात कह रहे हैं कि जब से कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा तब से कोई भी पेरेंट्स जो है वो उनको फीस देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भले ही पेरेंट्स की खराब हो लेकिन उन्होंने फीस स्कूलों में सबमिट नहीं करवाई। और जब मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद तो बिल्कुल ही जो फीस है वो कहीं ना कहीं जो स्कूल है उनको मिलनी बंद हो गई थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं सभी
तरह की फीस को इसमें सम्मिलित किया गया। हालांकि आज एक चीज जरूर देखने को मिली कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें केवल सरकार को पार्टी बनाया गया था। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जो स्कूल एसोसिएशन है उसको पार्टी नहीं बनाया गया था। तभी कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसका पक्ष जानने की भी जरूरत है, तो वो भी इस मामले में अपनी याचिका जो दायर करें। हालांकि वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर जरूर प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो एक रिव्यू पिटीशन जो है वो डबल बेंच पर डालना चाहते हैं। इस वजह से उनको थोड़ा समय चाहिए, तभी इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल विनीत जी, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हाई कोर्ट का क्या रवैया रहता है। अपना समय देने के लिए विनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि पीएम मोदी का दावा झूठा निकला। पीएम ने कहा था कि 21 दिनों में हम कोरोना पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन इस समय हमारा देश रशिया को भी पार कर चुका है और जितने मामले रशिया में हैं हम उससे आगे निकल चुके हैं और यह काफ़ी चिंता की बात है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का शुरुआती में जो दावा था वो तो झूठ निकला। उन्होंने कहा था कि 21 दिन में हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब 7 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है और 19,200 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। रशिया को तीसरे स्थान पर था, हम उसको भी पार कर दिए। अब तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गए और अगर रशिया की मौत की संख्या को देखा जाए जो लगभग 10,000 था, तो हम तो 19,000 से ज़्यादा लगभग 20,000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये चिंता की बात है और इसमें विशेष रूप से 2 लाख से ज़्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र का पार हो गया है। 1 लाख से ज़्यादा तमिलनाडु में हो गया है। लगभग 1 लाख यहाँ दिल्ली में भी हो गया और 20,000 से पार आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। तो चारों तरफ निरंतर बढ़ने की तरफ है और ये वास्तव में चिंता की बात है। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका दावा था कि जून में पीक पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद कम होना शुरू होगा, लेकिन अब तो जुलाई भी निकला जा रहा है, शुरू हो गया और जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं वो वास्तव में चिंता की बात है और हमें एक समीक्षा करनी चाहिए कि हमारी रणनीति में कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है और समीक्षा करके उसको लागू करना चाहिए। तो वहीं देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में बीते 24 घंटों में 24,248 नए केस सामने आए, जिनमें से 425 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से 6,97,836 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने के बाद अब तक 19,700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,24,891 इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। तो वहीं देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या के सक्रिय मामले उनकी संख्या अधिक है। देश में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 2,53,162 हो चुकी है। तो वहीं 5 जुलाई तक परीक्षण किए गए सैंपल्स की कुल संख्या 99,69,662 है, जिनमें से 1,80,596 सैंपल का बीते दिन परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, तो वहीं तीसरे स्थान पर भारत आ गया। तो वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 456 नए मामले सामने आए, जिनमें से 290 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 9,526 हो गई, जिसमें से 3,254 सक्रिय मामले हैं और इनमें 6,224 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनज़र काफ़ी समय से बंद रहे देश के स्मारक अब खुलने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
हालांकि आगरा में ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें फिलहाल नहीं खोली जाएंगी। यहाँ के सभी ऐतिहासिक स्मारक, जिनमें ताजमहल, आगरा किला, अकबर का मकबरा जैसे संरक्षित स्मारक कंटेनमेंट जोन में होने की वजह से इन्हें खोले जाने की मंजूरी नहीं दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के इलाके से, जहां कोरोना से पहली मृत्यु हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज़ पर, फतेहगढ़ में कोरोना से पहली मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शक सुनाई दे पा रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। राज्य में 6000 से ज़्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना से पहली मृत्यु हो चुकी है। फतेहगढ़ साहिब से पहली मृत्यु होने की खबर सामने आई है। जिले में अब तक 123 से ज़्यादा मामले हैं, जिसके कारण राज्य में हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। राज्य में 6000 से ज़्यादा संक्रमितों की संख्या पार हो गई है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से बड़ी खबर सामने निकल के आई। फतेहगढ़ साहिब में कोरोना से पहली मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे चैनल पर दर्शक देख पा रहे हैं। राज्य में 6000 से ज़्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और पहली मृत्यु फतेहगढ़ साहिब में हो चुकी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कृष्ण वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण जी, हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जो ना ये अपना करण जी, जिला फतेहगढ़ साहब में ये कोरोना से पहली मौत हुई है। ये पेशेंट को खांसी की शिकायत हुई थी और इसकी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी और आज इसका पटियाला हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई है। जो कि गोविंदगढ़ में पहले भी काफी पेशेंट आ चुके हैं। जैसा एक दूसरे के कांटेक्ट के पर्सन है, जो बाहर वाले नहीं है, जो लोकल ही हैं सारे। कितनी उम्र बताई गई इस मरीज की जिनकी मृत्यु हुई है? इनकी उम्र करीब 53 साल की थी। इनको खांसी की शिकायत हुई थी। इसके बारे में अभी तक प्रशासन ने क्या किया है? क्या इनकी पुरानी हिस्ट्री निकाली गई कि कहां-कहां इन्होंने विजिट किया, किस-किस से ये लोग मिले जाके? जी, ये 2 दिन पहले की बात है। तो प्रशासन ने 2 दिन में ये हिस्ट्री तो निकाल लिया, किस किस को मिले हैं उनको कांटेक्ट किया जा रहा है। इनके धर्मों में इनको एकांतवास किया गया था सब लोगों को और सबके टेस्ट भी लिए गए। जी कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।